तो व्हाट इज इकोनॉमिक एनालिसिस? तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं। हम लोग जानते भी होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो की इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर कैरिंग आउट इकोनॉमिक एनालिसिस, रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन इक्विटी रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सिक्लिकल एंड सेक्युलर इकोनॉमिक ट्रेंड। ठीक है। इकोनॉमी बहुत सिंपल है। बेसिक दो ही प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर डिसीजन, क्या व्हाट टू बाय एंड कंज्यूम बेस्ड ऑन प्रिविलेंट प्राइस। और आज आप आईफोन खरीदते हो, महंगी कार खरीद रहे हो, तो वो इकोनॉमी के लिए बेहतर बेहतर है। मॉल में अपन मूवी देख रहे हैं, वो बेस्ट है कि घर पे टीवी देख रहे हैं। यही है कि व्हाट टू बाय एंड कंज्यूम बेस्ड ऑन प्रिविलेंट प्राइस, दैट टर्न सिग्नल व्हाट द इकोनॉमी हैज टू डायरेक्ट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो फिलोसफी क्या है माइक्रो इकोनॉमिक की? इज दैट द प्राइस एंड प्रोडक्शन लेवल ऑफ गुड एंड सर्विस इन अ इकोनॉमी आर ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड। प्राइस किसी प्रोडक्ट और सर्विस की कितनी होनी चाहिए। सर्विस, गुड एंड सर्विस दोनों एक है, यानी कि एक गुड्स है एक सर्विस है। तो प्रोडक्शन, प्राइस एंड प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है तो गुड एंड सर्विस का लेवल, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्राइस भी डिमांड के अनुसार ज्यादा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक फोकस ऑन ड्राइवर ऑफ डिसीजन मेकिंग एज वेल एज वे ऑफ विच इंडिविजुअल डिसीजन अफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस इन अ इकोनॉमी। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील विथ थ्योरी ऑफ द फर्म, extending the concept of individual, how firm adopt different strategy to increase their profit। मीन्स मेरी एक कंपनी है। अरे कोई पैसे मांग रहा था या दोस्त था कोई। यस यस यस, अनब्लॉक प्लीज। ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। आप अपने इनपुट बढ़ा दीजिए, आउटपुट बढ़ाइए, प्राइस बढ़ाइए, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाइए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इंडिविजुअल फर्म। मेरी एक फर्म है, मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं, आउटपुट बढ़ाता हूं, प्राइस बढ़ाता हूं, लेकिन डिसीजन कैसा होना चाहिए ये फर्म पे डिपेंड है। स्ट्रेटजीज क्या है प्रॉफिट बढ़ाने की। अब अगर सिंपल लाइन में बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प हाउ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस गेट डिटरमाइंड। किसी की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस एंड सर्विस कैसे डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है। सिंपल, इंडिविजुअल और फर्म। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स होता है माइक्रो लेवल, मैक्रो मीन्स होता है बिग पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। कि जैसे माइक्रो में अपन फोकस करते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन डील करते हैं एज अ होल, बहुत बड़ी पिक्चर। जैसे एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड इन इकोनॉमी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमेशा कंफ्यूज होंगे जब भी आप एग्जाम देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रेट। हमेशा ये वर्ड को पढ़ लीजिएगा जब भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट रेट पूछ रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की कैसी है, प्राइस लेवल कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, सेविंग रेट कैसा है, इन्वेस्टमेंट रेट कैसा है। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस फैक्टर आर हाईली अफेक्टेड बाय चेंज इन पब्लिक पॉलिसीज। ये पब्लिक पॉलिसीज का मतलब है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में यहाँ पे बात होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी, ओवरऑल प्राइस, इन्फ्लेशन, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, ये गवर्नमेंट की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक पॉलिसीज कौन लाता है? गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है उसको बोलते हैं फिस्कल, और जो एक्शन सेंट्रल बैंक लेता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स मनी, मनी मीन्स सेंट्रल बैंक। ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं। ये फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मिलके ओवरऑल इफेक्ट डालते हैं लार्ज एक्सटेंट में इकोनॉमी में।
ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी का यूज क्या है, इंपॉर्टेंस एंड यूज। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है अंडरस्टैंड द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसा है, डोमेस्टिक कंजप्शन कैसा है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, ग्रोथ क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि हमको पता करने में कि इनकम कैसी चल रही है, सेविंग कैसी है लोगों की, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कैसी है इकोनॉमी में। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल से अपने को और हेल्प मिलती है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं वो आने वाले टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाएगी विथ स्टेबिलिटी और नॉट। स्टेबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलना और उस पे स्टेबल रहना। मैक्रो इकोनॉमिक्स से और क्या फायदा है कि अपने को पता चलता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड गुड ऑफ सर्विस का कैसा है, मींस एक्सपोर्ट कैसा है, इंपोर्ट कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट कैसा है। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से और क्या पता चलता है, हाउ इंटरलिंकेज अक्रॉस द इकोनॉमिक वर्क। ठीक है। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक बनाती है पॉलिसीज की प्रमोट कर सके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को। ठीक है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से, बैंकर्स मॉनेटरी पॉलिसी से। दोनों पॉलिसीज का अटेम्प्ट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लो रखा जाए, प्राइस में स्टेबिलिटी बने रहे, लो इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे। ठीक है। इतनी बेस्ट इंटेंशन के बाद भी इकोनॉमी में बूम एंड बस्ट आता है, ग्रोथ होगा नहीं होगा, ये मेहनत करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने, इतनी पॉलिसीज बनाने के बाद भी कई बार अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी आते हैं। ठीक है। जैसे आरबीआई ने, इसका एक एग्जांपल है, आरबीआई ने अटेम्प्ट किया था हाई इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में 2011, 12, 13। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया कि इस स्टैंडर्ड पॉलिसी से इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाए। बट फूड प्राइस तब भी हाई रहा था उस समय, 2011, 12, 13, 3 सालों की बात हो रही है। तो हमने तो पॉलिसीज बनाई कि इंटरेस्ट रेट अपन ने इंक्रीज कर दिया कि डिमांड कम हो जाए। ठीक है। लेकिन डिमांड कम नहीं हुआ। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां से आता है नेशनल इनकम। यहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, नेशनल इनकम इकोनॉमी की कैसी होती है, नेशनल इनकम कैसी है इकोनॉमी में। ठीक है। और इसको कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी और जीएनपी के द्वारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी के द्वारा मेजर की जाती है। नेशनल इकोनॉमिक ऑफ इकोनॉमिक 3 मेथड्स होते हैं, एक प्रोडक्ट, एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर। प्रोडक्ट मेथड बहुत इजी है, यहां से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा डिटेल में देखना है इसको अपने को कि एग्रीगेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस से एग्रीगेट फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस कितना हो रहा है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्ट मेथड से कि इनकम कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है। इकोनॉमिक्स कैलकुलेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस। फाइनल मींस जो कस्टमर के पास पहुंच चुका है। ठीक है। इंटरमीडिएट नहीं, जो कंज्यूमर के पास पहुंच चुका है उसको फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड का मतलब है कि हमारे एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स कितने पैसे कमा रहे हैं, उनको कितनी वेज मिल रही, कितनी सैलरी मिल रही है। प्रोफेशनल्स की सैलरी कैसे अर्न होती है कि वो सर्विस कैसी प्रोवाइड करे। जैसे अपन पार्लर जाते हैं हेयर कटिंग के लिए, तो वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्या आप कितने पैसे दे रहे हैं। ठीक है। टेक्नीशियंस है, जिनको नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फील्ड का। ठीक है। कोई मास्टर शेफ है, खाना अच्छा बनाते हैं, उनको क्या कितने पैसे मिल रहे हैं। एंटरप्रेन्योर मीन्स स्टार्टअप को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल में और लैंड्स में, उनको क्या इनकम मिल रही है। तो ये होती है इनकम मेथड। देखिए मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं इस प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को
क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन इज द पार्ट ऑफ एनी एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कोई दिक्कत। लेकिन मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम हमें समझ में तो रहे, कम से कम कुछ तो पॉइंट क्लियर हो। ठीक है। एक्सपेंडिचर मीन्स गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी आर बॉट बाय समवन। नेशनल इनकम में आल्सो कैलकुलेटेड बाय कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड अटेम्प्ट टू अंडरटेक द सिंपल फिलोसफी। जैसे कंज्यूमर इन इकोनॉमी आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। अगर तीनों को, ठीक है, इकोनॉमी जहां पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मीन्स फॉरेन कंट्री स्पेंडिंग ऑन, अपन पब्लिक है लेकिन अपन फॉरेन कंट्रीज के गुड्स एंड सर्विस में पैसे खर्चा कर रहे हैं। इंपोर्ट, पीपल ऑफ इकोनॉमी स्पेंडिंग ऑन गुड एंड सर्विस प्रोडक्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एक्सपोर्ट मीन्स होता है कि विदेशी, जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, वो हमारे इकोनॉमी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड एंड सर्विस को कितना यूज कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं। इंपोर्ट मीन्स कि हम अदर्स कंट्रीज के द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विस को कितना कितना स्पेंड कर रहे हैं उसमें। जैसे आईफोन अपन खरीदते हैं तो फायदा किसको हो रहा है? यूएस की कंपनी को। ठीक है। अपन मान लीजिए ट्विटर यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, उसके फायदे किसको हो रहे हैं? तो वो हुआ इंपोर्ट, सर्विस, गुड एंड सर्विस। एक्सपोर्ट में हम अपने देश में बनाई गई चीजों को विदेशियों को कितने, किस प्राइस में, फॉरेन कंट्रीज को किस प्राइस, कितना वो उसमें स्पेंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के अनुसार। ये तीनों मेथड, ऑल थ्री काउंटिंग मेथड प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट। माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन ये थ्री टाइप्स के मेथड यूज किए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है विच इज नॉट मेजर नेशनल इनकम। तो प्रोडक्ट पता है, इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो फोर्थ जो होगा वो आंसर गलत होगा, यानी कि वो हमारा आंसर होना चाहिए। नेशनल इनकम का क्या यूज है? अपने को पता चलता है नेशनल इनकम अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने को पता चलता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर और ग्रोथ कैसी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा कंट्री का ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है, एवरेज इनकम है, अर्न बाय द ईच इंडिविजुअल इन इकोनॉमी। ठीक है। पर कैपिटा इनकम से अपने को पता चलता है कि बेटर मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। ठीक है। वाइल नेशनल इनकम में इंक्रीज फास्टर इंक्रीज इन पॉपुलेशन में रिड्यूस द पर कैपिटा इनकम। जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, वहां पे पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होती है। ठीक है। नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं अपन, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं कि पर पर्सन कितनी इनकम है। तो नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आती है। ठीक है। पर कैपिटा इनकम रिड्यूस कैसे होगी? जब पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाए। ठीक है। हायर द पर कैपिटा इनकम हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री। ये पॉइंट याद रखिएगा, जितनी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोनॉमी। income method of national income computation help us understand how national income is distributed among the various constituents। एम्प्लॉइज को क्या मिल रहा है, प्रोफेशनल को, एंटरप्रेन्योर्स को और इन्वेस्टर्स को। हमारी कंट्रीज में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा वेटेज है। 60% ऑफ इंडिया की जीडीपी सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है एट फैक्टर कॉस्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, 60%। ठीक है। तो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन कौन हुआ? सर्विस सेक्टर, इंडियन जी अपने इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। पर नेशनल इनकम देखने से अपने को क्या पता चलता है कि हमारी सेविंग कैसी है, कंजप्शन कैसा है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है। ठीक है। तो इससे सपोर्ट मिलता है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने में। ठीक है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहां तक एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चंस? मंगेश जी, एनी क्वेश्चंस?
बहुत इजी है, बट क्वेश्चंस इससे आते हैं तो बनते नहीं है, थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है यहां से। ठीक है, तो इकोनॉमी में थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पहला इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। सेविंग किसको बोलते हैं? इनकम ओवर एक्सपेंस। इनकम हमारी 100 है, एक्सपेंस हुआ 80, तो अपनी सेविंग हुई 20। तो इंडिविजुअल की सेविंग को बोलते हैं पर्सनल सेविंग, कॉर्पोरेट की सेविंग को बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। ठीक है, एंड सेविंग ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड पब्लिक सेविंग। ठीक है, गवर्नमेंट की सेविंग को पब्लिक सेविंग कहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटाइटीज को अगर क्लब किया जाए तो उसे बोलते हैं प्राइवेट सेविंग। ठीक है, तो अपने को जानना जरूरी है कि कौन सेविंग कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कहां पे हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेविंग डज नॉट मीन इन्वेस्टमेंट। सेविंग का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, सेविंग का को जब अपन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो शेप लेता है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। जो हमारे पास पैसे हैं वो या तो इक्विटी में चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड्स में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। या तो अपन रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही हुआ। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक कंटिन्यूसली फोकस करते हैं कि फैसिलिटेट करे कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट थ्रू क्रिएशन ऑफ इफिशिएंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मार्केट। किसी भी देश के गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इफिशिएंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करना, जहां पे अपन इजीली प्रोडक्ट खरीद सकें, उसे कन्वर्ट कर सके, सिंप्लिसिटी हो ट्रांजेक्शन में, सेफ्टी इन डीलिंग हो, लो कॉस्ट हो और ट्रांसपेरेंसी हो ऑपरेशन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं बॉक्स कर देता हूं, प्लीज इसको समझिएगा, है तो बहुत इजी। फिर होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। आज जो 100 रुपीज में मिल रहा है, 10% इन्फ्लेशन है, नेक्स्ट ईयर 110 में मिलेगा। लेकिन हमने तो उसे एफडी करके रखा है, एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है 106, तो इन्फ्लेशन तो हाई है, तो 4 रुपीज अपने को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या अपन -4 रुपीज में। जो आज का 1,000 रुपया है वो साल भर बाद वो उस 1,000 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टाइम टू टाइम, यानी कि आने वाले टाइम में एक्सपेंसिव होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई, डिमांड एंड सप्लाई के कारण भी होती है महंगाई। कई बार होता है कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता लेकिन डिमांड ज्यादा होती है, सर्विस की डिमांड ज्यादा होती है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या होती है, कम होती जाती है टाइम टू टाइम। लेकिन एक इन्फ्लेशन ये भी होता है कि डिमांड किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के कारण परचेसिंग पावर ऑफ मनी खत्म हो जाती है। आज से 10 साल पहले जो चीज 10 रुपीज में अवेलेबल थी, आज हो सकता है वो 100 रुपीज में अवेलेबल हो। ठीक है, इन्फ्लेशन दो टाइप के होते हैं, डिमांड पुल फैक्टर और कॉस्ट पुश। दो टाइप, कॉस्ट बाई दो, ये टू फैक्टर, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश फैक्टर, increase in the price of good and service because demand being in excess of available supply is called demand pull। डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है बोलते हैं ना, जैसे दिवाली में फटाके की डिमांड ज्यादा होती है तो रेट ज्यादा होता है, स्वीट्स की डिमांड होती है, तो वो डिमांड। सीजन सीजन आते हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज होते हैं, डिमांड। सेकंड होता है इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट, उनको बनाने का कॉस्ट इंक्रीज हो चुका है। जैसे फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर का रेट अगर आप देखेंगे तो अगर इनपुट कॉस्ट, उनको बनाने की कॉस्ट बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, तो उसके कारण फोर व्हीलर की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इस इनपुट कॉस्ट में कुछ भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया, जो प्रोडक्ट पहले अपन 100 रुपीज में बना लेते थे आज उसे 110-120 में बनाना पड़ रहा है। ठीक है, टू डिफ्यूज द इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर्स
रिड्यूस करते हैं, अडॉप्ट द सेवरल मेजर टू रिड्यूस द डिमांड और इंक्रीज द सप्लाई। तो इसके लिए क्या करते हैं वो, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज, एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसको डिक्रीज यानी कि और कम कर देती है। इन्फ्लेशन मेजर इन टू वे, पहला होता है होलसेल लेवल इन टर्म ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड होता है कंज्यूमर प्राइस लेवल सीपीआई। होलसेल प्राइस और सीपीआई हमेशा आते हैं क्वेश्चन यहां से। इकोनॉमिक्स डिफाइन अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन जनरल कंजप्शन इन इकोनॉमी एंड कंप्यूट इट्स प्राइस बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस। तो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन जनरल कंजप्शन इन इकोनॉमी, या तो उससे बोलते हैं रिटेल, जो होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग रहेगा तो उसको डब्ल्यूपीआई, और रिटेल प्राइस होगा तो सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन आर क्लोजली लिंक्ड पैरामीटर। हायर इन्फ्लेशन डिमांड हायर रेट ऑफ फॉर पीपल टू गेट मोटिवेट टू सेव। इन्फ्लेशन हाई होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई और हाई कर देती है गवर्नमेंट, तो क्या होता है, लोग डिमांड जो प्रोडक्ट है उसको ना खरीद के सेविंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा सेव करते हैं। ठीक है। कंजप्शन गेट डाउन, हायर रेट रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। में स्लो डाउन द ओवरऑल इकोनॉमी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है तो वो उसके कारण लोग लोन नहीं ले पाते हैं। ठीक है। जैसे कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज कम है, अगर वो रेट बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में, तो क्या हम कार खरीदना पसंद करेंगे? नहीं, बोलेंगे नहीं अभी नहीं खरीदते, बाद में खरीदेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर्स को। ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा लोन लेके ही ये रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर्स में बाइंग करते हैं। ठीक है। फिर होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिफर टू द एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन परसेंटेज टर्म। एलिजिबल हो, काम करना चाहते हो, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही, वो होता है अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। ठीक है। जब स्लो डाउन होता है इकोनॉमिक में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है। ठीक है। स्लो डाउन जब होता है तो बेरोजगारी दर जो होती है बढ़ती है, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं बेरोजगारी, इंक्रीज होती है। एक्सपेंशन में एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होता है। क्योंकि जब इकोनॉमी एक्सपेंड होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, नौकरियां मिलती हैं। जो आपकी इकोनॉमी है वो अच्छी कर रही है, एक्सपेंशन फेस में है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होता है। ठीक है। हायर एम्प्लॉयमेंट मीन्स ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, इसका मतलब इनकम ज्यादा होगी, पब्लिक खर्चा भी ज्यादा करेगी, जिससे ग्रोथ मिलेगी इकोनॉमी को। इसका जस्ट रिवर्स समझिए कि अगर लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट होगा तो इनकम कम होगी, इकोनॉमी को टफ टाइम देखना पड़ेगा और हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन कैपिटल फ्लो टू अ कंट्री। विदेश फॉरेन कैपिटल फ्लो आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट मीन्स आप यहां आ रहे हैं, अपना ऑफिस, अपना इंडस्ट्री, अपने वर्क फोर्स उसको लाके अपना, आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो पर्टिकुलर कहीं किसी भी सिटी में, आप अपना ऑफिस बना रहे हो, उसके कारण वो सिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। इसे बोलते हैं एफडीआई। मीन्स आप बोरिया बिस्तर सब लेके आ रहे हो हमारे पास कि भैया हम तो यहीं रहने वाले हैं, तो सोचिए वो ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव को बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एफडीआई होता है। पैसिव होता है एफपीआई। मीन्स हम नहीं आ रहे आपके पास, हमने बस इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आज किया है, हो सकता है कल निकाल लें, साल भर बाद निकाल लें। तो ये होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनकी बात डेली होती है,
अगर आप न्यूज में बने रहते हैं कि आज इन्होंने इतने का सेल किया, कल इतने का सेल किया, परसों इतने का बाय किया, ठीक है, तो ये एफडीआई। एफडीआई जो होता है, इन्वेस्टिंग एंटाइटीज होता है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेंट लेते हैं बिजनेस को ड्राइव करने। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसा नाम से है, इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। एज नेम इंडिकेट, इक्विटी और बॉन्ड ऑफ बाई द एफपीआई विदाउट एनी मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट, यानी कि अपन बाय किए, अपने को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं लेना है, ठीक है। एक लिमिट तय है, एक अपर लिमिट तय है ऑन इंडिविजुअल एंड कंबाइंड होल्डिंग द एफपीआई इन द पेड अप कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनीज। उनके शेयर्स में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसकी एक अपर लिमिट है। एफडीआई को वेलकम करता है डेवलपिंग इकोनॉमी, जिससे उनको फायदे क्या क्या है? जॉब क्रिएशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मैनेजरल स्किल, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। जैसे आईफोन इंडिया में बन रहा है, तो उससे अपने को जॉब भी मिल रही है, टेक्नोलॉजी भी यहाँ के जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, उनको सीखने को मिल रहा है, नई मैनेजर स्किल सीखने को मिल रही है। सैमसंग के ऑफिस, बहुत सारी कंपनीज के ऑफिस होने से फायदा होता है। ये 4 मेन बेनिफिट है। इसको बॉक्स बना दिया हूं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एफडीआई लॉन्गर टर्म होता है, एक बार आता है तो दोबारा इतनी आसानी से वो छोड़ के नहीं जाते हैं। एफपीआई को बोलते हैं हॉट मनी, ये पॉइंट याद रखिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है। फिस्कल, यहां तक एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, बहुत इजी है ना चैप्टर? हेलो, यस यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। यस यस, बताइए सर। सर ये एफपीआई और एफडीआई जो है, ये एफआईआई जो हम बोलते हैं डेली जो सेल करते हैं, ये उसमें आते हैं एफपीआई, ओके सर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर, ओके सर। ठीक है। वो क्या करते हैं? डेली सेल कर रहे हैं। लेकिन एफडीआई क्या है कि वो तो हमारे कंट्री में आ चुके हैं, उन्होंने ऑफिस बना लिया है, उन्होंने बहुत खर्चे कर लिए हैं। अब वो थोड़ी ना आज ऑफिस बंद करके निकल जाएंगे। वो होता है एफडीआई। एफ डी मीन्स होता है डायरेक्ट, ठीक है, याद डायरेक्ट रखिए। खुद आके। डायरेक्ट खुद आया उन्होंने, उन्होंने प्लांट डाल दिए, यहाँ पे बहुत से प्लांट्स डाल कर दिए हैं। आप थोड़ी ना बंद कर देंगे अगले दिन, नहीं बिल्कुल करते, बिल्कुल। ओके सर, समझ गए। ठीक है। देखिए, समझा मैं बहुत से, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने इजी भाषा में समझाओ। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर यहाँ से 10 क्वेश्चंस आए तो 10 में 10 बनने चाहिए, क्योंकि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, क्या है कि अपन प्रैक्टिकली मार्केट को जानते हैं, थ्योरी और टेक्निकल वर्ड्स थोड़ी से कंफ्यूज करते हैं। अब ये एफपीआई बोलूं या एफआईआई बोलूं, है तो वही ना, लेकिन नाम थोड़े से डिफरेंट हो जाता। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, रेवेन्यू और एक्सपेंस कितना है, उसको मेजर करते हैं। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मेजर ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल मेजर द इंपॉर्टेंट ऑफ एनी इकोनॉमी, जब गवर्नमेंट चेंज करती है मेजर ऑफ इट्स इनकम और एक्सपेंडिचर, अपनी इनकम को बढ़ाती है। मेन इनकम सोर्स होता है गवर्नमेंट का टैक्स से। सेकेंड होता है एक्सपेंडिचर, मींस एजुकेशन में खर्चा करना, हेल्थ केयर में, पुलिस में, मिलिट्री में, एयर डिफेंस में। और फिर और क्या एक्सपेंडिचर है? इंटरेस्ट में। आपने उधार लिया है गवर्नमेंट ने, तो उसमें इंटरेस्ट भी पेड करना है। वेलफेयर बेनिफिट में, ठीक है। अब इट इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंट्री। गवर्नमेंट, अब देखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा है ओवर इट्स रेवेन्यू इन स्पेसिफिक ईयर कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ये वर्ड हमेशा आता है ना, फिस्कल डेफिसिट क्या है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम है, खर्चे ज्यादा है। गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, खर्च ज्यादा कर रही है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट। और उसको डिफाइन करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिर बॉक्स बना दे रहा हूं। द फिस्कल डेफिसिट इज ब्रीच बाय द गवर्नमेंट थ्रू मार्केट बोरोइंग। उसको कैसे ब्रीच करते हैं? मार्केट से बोरो कर लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। जितना लार्ज होगा फिस्कल डेफिसिट, उतना ही कॉन्सिक्वेंट होगा हायर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। उससे क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा? नुकसान क्या होगा कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए, कि एक्सेस फंड्स को
वो इतनी इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट इज डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। फिर अ कंट्री हैज अ ट्रेड एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट विद एंटाइटी अब्रॉड विद रिजल्ट इन रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फंड। तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जो ट्रेड होता है उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट मिलना है आपको। अब रिसिप्ट पेमेंट किस में मिलती है? इंपोर्ट में। पेमेंट मिलती है इंपोर्ट में, आपको पेमेंट देना है। रिसिप्ट लेना है एक्सपोर्ट में, आपने एक्सपोर्ट किया, आपको पैसे लेने। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आप रिसीव करोगे एंड पेड अदर ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट अकाउंट बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड द पेमेंट। करंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस है। कंट्री में हैव करंट अकाउंट सरप्लस। कोई भी कंट्री करंट अकाउंट में सरप्लस होती है। आजकल ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। जिसकी रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम। करंट अकाउंट डेफिसिट जो बोलते हैं ना, सीएडी, जिसकी रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। हायर फिस्कल डेफिसिट अगर आपका है इन द proportion of GDP caused by lack of competitiveness in trade and excessive consumption in negative commentary on economy. Higher current account deficits, इसका क्या मतलब है? नेशनल करेंसी उतनी ज्यादा वीक हो रही है, जितनी सीएडी हाई होगी डेफिसिट, आपकी नेशनल करेंसी उतनी ज्यादा वीक होगी। ठीक है। उससे क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपेंसिव होगा और आप जो अपन चीजें बाहर बेच रहे हैं उसमें कॉम्पिटिटिवनेस भी ज्यादा आएगा, ज्यादा कंपटीशन होगा। ठीक है। और आपका क्रेडिट वर्थनेस खत्म हो जाता है नेशंस का, और बोरोइंग आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाता है करेंसी। उससे क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ नेशन मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है। अब इसका क्या? कंट्री इज सीन एज ए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, द कैपिटल इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इनफ्लो। उससे क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो ऑफसेट होता है और करेंसी को प्रोटेक्ट किया जाता है डीवैल्यूएशन से। ठीक है। कैपिटल इनफ्लो आ रहा है ना आपके पास एफडीआई और एफपीआई से। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कैसे मेजर करते हैं? गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती? टैक्सेशन, एक्सक्यूज मी सर, एक इंटरेस्ट। बार सीएडी वापस बताएंगे प्लीज। करंट अकाउंट डेफिसिट मींस आप आप रिसीव पैसे कम कर रहे हो, आपने एक्सपोर्ट कम किया है, इंपोर्ट ज्यादा किया है, तो वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओवरऑल कंट्री का देखने में। ठीक है सर। और डिटेल थोड़ा सा, करंट अकाउंट जी सर, मैं डेफिसिट समझ इज, गया। जी। उसमें एक चीज और ऐड है। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम दिखाने के लिए जो अपने पास इनफ्लो होता है ना एफडीआई और एफपीआई से, वो करंट अकाउंट के डेफिसिट को ऑफसेट करता है, वरना करेंसी और ज्यादा डीवैल्यूट होगा। ठीक है। फॉरेनर्स जो हमसे शेयर्स खरीदते हैं ना, तो वो रुपीज में खरीदते हैं ना, तो पहले वो डॉलर को सेल करते हैं, रुपीज को बाय करते हैं। अब मतलब हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंडियन की, मार्केट से जो शेयर्स बिकते हैं फॉरेन में, वो एक तरीके से एक्सपोर्ट हो गया। नहीं नहीं, वो शेयर्स की बात नहीं है, जो हमने गुड एंड सर्विस, जैसे जी जी। फार्मा आईटी फार्मा एफएमसीजी जो हम अपने देश में बना के दूसरे देश में बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन जी जी दूसरे बिल्कुल। देश से बनी हुई, जैसे चाइना, चाइना से बना हुआ सामान हम इंडिया में लाए। ठीक है। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो एक एग्जांपल ये है कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो रिसिप्ट हुआ। जी लेकिन आपको, ठीक है, मुझे आपसे पैसे लेने, लेकिन मुझे भी आपको पेमेंट देने। आपको मेरे को 100 रुपीज देना है, आप मुझे 100 रुपीज दोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट किया है। लेकिन आपको मुझसे 1000 रुपीज लेना है, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है।
तो करंट अकाउंट डेफिसिट -900, यानी कि 900 रुपया माइनस में अपन दोनों बिजनेस बराबरी में नहीं हो रहा है। मैं आपको 100 ओके रुपए का सामान बेच पा रहा हूं, आप मुझे 1000 रुपए का सामान बेच दे रहे हो। ये दो कंट्रीज के बीच का है, ठीक है। गवर्नमेंट की इनकम कहां से जनरेट होती है? टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड, और बोरोइंग एंड सेल ऑफ असेट्स। असेट्स है उनके, सेल कर दिए, पैसे मिल गए उनको। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है? जब गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम हो, बराबर है, खर्चा 100 रुपया और इनकम भी 100 रुपया, बराबर, न्यूट्रल। एक्सपेंशन, खर्चा मैं कर रहा हूं 1000 रुपए, एक्सपेंस मेरा है, नहीं एक्सपेंस मेरा 1000 है, इनकम मेरी आ रही है हो सकता है 800, तो ये एक्सपेंसरी, ये गुड होता है, अच्छा होता है। जब रिसेशन या स्लो मूविंग इकोनॉमी होती है ना, तो ऐसी पॉलिसीज ली जाती है, इसको याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स मुझे अब पैसे बचाने ज्यादा है, ठीक है, कि मैं अपने उधार को पेड कर सकूं और एक्वायर कर सकूं असेट्स को। तो गवर्नमेंट यूज करती है उस इनकम को, तो मेरी इनकम ज्यादा होगी 1000, खर्चे होंगे 800 रुपया। ये बॉक्स है, ये याद रखिए, एक क्वेश्चन आता ही है, हमेशा आता है, ठीक है, ओके।